आपके सामने 3 प्रेजेंटेशन हुआ है। प्रेजेंटेशन के बाद आपको लगा होगा कि मंत्री खड़े हो गए तो कॉन्क्लेव ख़त्म होनी है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप सब लोग अपना अपना सुझाव लिखिए। याददाश्त पर भरोसा नहीं करना, लिख लेना। मैंने भी लिख लिया है और उसके आधार पर यहाँ प्रेजेंटेशन में कई चीज़ आई होगी, कई चीज़ें छूटी भी होगी। बाद में आपको, क्योंकि मुझे 2 बजे निकल के एक फ़्लाइट लेके बाहर जाना था, तो आपको एक कंटिन्यूस रखना है और 2 बजे तक उसको चलाना है। बाद में ही खाना मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग दूर दूर से आए हैं। जिस विषय के लिए आए हैं उसका पूरा निष्कर्ष निकलना चाहिए और मेरा उद्देश्य यही था। जलन भाई, ये उपेक्षित क्षेत्र नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। देश में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बहुत स्पीड से बन रही है। आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के बारे में भी यह विषय रखा। मैं चैलेंज को समझता हूँ और अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने का विचार का आदमी हूँ। ये देश में ये सामर्थ्य तो है ही, यही देश है, सब कुछ कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस में ही हेल्थ मिनिस्टर था और शुरुआत के दिनों में मैं भी दुनिया के सामने बात करता था और हमारे साइंटिस्ट मेरे सामने बैठते थे तो यही कहते थे, वही चैलेंज बताते थे। और दुनिया तो ऐसा कहती थी कि इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशंस, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देश कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा और देश में जितने लोग भारत में मरेंगे उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। अंतोगत्वा कोविड क्राइसिस खत्म हुई, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था। पहले तो बिल गेट्स को मिलने के लिए हम अपॉइंटमेंट मांगते थे, लेकिन उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट मांगी थी तो आए। हम लोग तो भारतीय लोग हैं, कोई आते हैं तो खड़े होते हैं, गेट तक लेने जाते हैं। तो मैं भी खड़ा हुआ, उसको गेट तक लेने के लिए गया, बैठा। तो उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। दोस्तों, देश तो बच गया, लेकिन दुनिया को बचाने में भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि चैलेंज को अवश्य हमें समझना है। दोस्तों, हम किसी के पर निर्भर नहीं है, हम सामर्थ्यवान लोग हैं। जब दुनिया की सभ्यता विकसित हो रही थी उस समय में हम समुद्र के मार्ग से दुनिया से ट्रेड करते थे। अब कोई भी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री में जाइए, वह आपको कोई न कोई, अहमदाबाद में मस्कती मार्केट है, मस्कत से अहमदाबाद तक, गल्फ ऑफ कैम्बे टू इनलैंड वाटरवेज साबरमती रिवर ट्रेड चलता था। आप ओमान जाइए, ओखा मार्केट है, गुजरात में ओखा छोटा सा पोर्ट है। आप पैसिफिक आइलैंड कंट्री में जाइए, आज वहाँ हमारा सारा स्थापत्य दिखेंगे। दोस्तों, ये समय में हम ट्रेड करते थे, इस समय में हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे और हम स्वयं, इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। कोई एक कंट्री का मार्केट से हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसको चैलेंज के रूप में लेना है। हमें आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे कैसे जाना है, जो 3 प्रेजेंटेशन से मैं जो समझा हो, उसमें हमें स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में स्पोर्ट्स मेडिसिन भी स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट्स बन सकती है। स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन को भी हम स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट्स बना सकते हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन को भी हम स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट बना सकते हैं।
स्पोर्ट्स लिटरेचर डिजाइन और स्पोर्ट्स एजुकेशन डिजाइन को भी हम मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट बना सकते हैं। स्पोर्ट्स फिटनेस को भी हम मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट बना सकते हैं। स्पोर्ट्स डिजिटल गुड्स को भी हम स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट बना सकते हैं। थोड़े दिन पहले मुझे एक युवा स्टार्टअप वाला लड़का मिलने आया था। स्पोर्ट्स स्टार्टअप को भी हम स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट बना सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी, आपके पास बहुत, भारत सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास, गवर्नमेंट पीएसयू के पास नंबर ऑफ टाइप का स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है, हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसका यूटिलाइजेशन स्पोर्ट्स के अलावा खाली रहता है, तो क्या मैं एक होटल की ऐप होती है बुकिंग के लिए, वैसी एक ऐप बना सकता हूँ? मैंने बनाई है ऐसा करके। उन्होंने मुझे बताया कि किसी का स्टेडियम खाली है और किसी को कोई कार्यक्रम करना है उसमें स्पोर्ट्स का, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई वेडिंग सेरेमनी, तो कर सकते हैं। ये स्टार्टअप है, ये स्पोर्ट्स डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी हमें स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट बनाना चाहिए। दूसरा, हमने इतना बहुत कुछ चैलेंज के रूप में कहा और बहुत कुछ मांगा कि जीएसटी में कम करना चाहिए, उसके ऊपर ये टैक्स कम करना चाहिए, बहुत कुछ कहा है। एक टास्क फोर्स बनाने की बात आई। मैं अवश्य मानता हूँ कि हमें टास्क फोर्स बनाना चाहिए। और मैं जब फार्मा विभाग का मिनिस्टर था तब देश में सबसे पहले पीएलआई स्कीम लेके मैं ही आया था। मेडिकल डिवाइस के लिए पीएलआई स्कीम लेके मैं ही आया था। उसको डिजाइन देखते हुए नीति आयोग, मिनिस्ट्री और टास्क फोर्स साथ में बैठ के एक पीएलआई स्कीम तैयार करे जिसमें स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी हो, जो एक पॉलिसी भी हो, और हम कुछ कम करने के लिए ना चले, हम मांग ले हमें क्या क्या चाहिए। दुनिया में कौन सी कंट्री कैसे मदद करती है स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को? चाइना कैसे करता है, यहाँ पाकिस्तान की बात हुई, वो कैसे करता है, ताइवान कैसे करता है। जो भी कंट्रीज गुड मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया में एक्सपोर्ट करती है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कैसा सपोर्ट है, उसको ज़रा एनालिसिस करो और उसके आधार पर तुरंत ही, भाई समय नहीं है, हमें तुरंत ही आगे बढ़ना है। और एक हमारी दृष्टि से जैसा आज डिफेंस प्रायोरिटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग प्रायोरिटी सेक्टर है, दोस्तों स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सरकार के लिए प्रायोरिटी सेक्टर है। हमें दिशा में स्पीड से जाना है। उसके लिए फ्रेमवर्क, अभी कई सुझाव आएंगे, कई सुझाव आ गया, और ये सुझाव आज ही दिया होगा ऐसा नहीं है। मुझे पता है भूतकाल में भी ऐसी कई कॉन्क्लेव हुई होगी, अपने सुझाव भी दिया होगा। मैं इम्प्लीमेंटेशन का आदमी हूँ दोस्तों। हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें आउटपुट देना है, हमें मोदी जी के विचार के साथ अलाइन होना है। हमें स्पोर्ट्स सेक्टर को, सरकार का काम सरकार करेगी, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम कैसे बनाना है। क्यों हमने 3 दिन का प्रतिवर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे तो आता ही है। कल सुबह में मेरे सामने मेरी मीडिया टीम ब्रीफिंग दे रही थी, सारे देश में कल राष्ट्रीय खेल दिन मनाया गया, हर स्कूल में मनाया गया, यूनिवर्सिटी में मनाया गया, हर ग्राउंड में मनाया गया, हर पॉलिटिकल लोग खेल के मैदान में आए, प्राइवेट सेक्टर, फेडरेशन, सब लोगों ने कार्यक्रम करा। कल सेकंड डे, आज की जो कॉन्क्लेव है, इसी कई यूनिवर्सिटी में भी कॉन्क्लेव चल रही है। क्या है स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्या है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, उसके ऊपर डिबेट हो रही है। कल संडे है, संडे ऑन साइकिल। आपने कहा ना कि स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बननी चाहिए। व्हाट इज संडे ऑन साइकिल? संडे ऑन साइकिल एक प्रतीक है, लेकिन संदेश फिटनेस का है। दोस्तों, आप भी आपके सब ऑर्गेनाइजेशन में क्या हर संडे आपके एम्प्लॉइज संडे ऑन साइकिलिंग करें? क्या आपके यहाँ नज़दीक व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत, व्हाट इज गर्व से स्वदेशी बोलना है, दैट इज स्वदेशी, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, दैट इज मेक इन इंडिया। एक बार देश के नागरिक में स्वाभिमान जाग उठता है ना, जब देश के नागरिक में राष्ट्र, नेशन फर्स्ट भाव निर्माण हो जाता है,
तब ये सब चीजें आती है। लेकिन ये मीटिंग 75 साल से ऐसी होती ही रही, हम नहीं आगे बढ़ पाए। ये 11 साल में क्यों आपको बदलाव दिख रहा है? यही देश है, यही सोसाइटी है, यही आप सब लोग हैं। बदलाव इसलिए दिख रहा है, इस सरकार कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है देश प्रथम, और उनके लिए क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भरता समय की मांग है। हर देश अपना अपना मॉडल एडॉप्ट कर सकते हैं। हमें दुनिया क्या कर रही है उसमें नहीं जाना है। मेरे कंट्री में मेक इन इंडिया कैसे करना है, मेरी कंट्री में मुझे कैसे इंपोर्ट्स पर ड्यूटी डालनी है, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हम तय करेंगे। वैसे दुनिया अपने हिसाब से करे, उसके सामने हमें नहीं देना है, नहीं देखना है, हमें उसको चैलेंज के रूप में लेना है। हम क्यों क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करें, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करें। हाँ, उसमें सरकार की सपोर्ट की आवश्यकता हो, सरकार की जिम्मेवारी है। आपसे एक स्टेप हम आगे रहेंगे दोस्तों, हम आपको पीछे नहीं रहने देंगे। लेकिन चैलेंज को उठाना है। रोना धोना करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है। हमारे सामर्थ्य, हमारी शक्ति को यूटिलाइज करना है। ये देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। ये देश में डिसिसिव लीडरशिप है। ये देश दुनिया में सबसे बड़ा इमर्जिंग कंट्री है। दोस्तों, वर्तमान समय में डेवलप्ड, जिसको आप डेवलप्ड कंट्री कहते हो, मैंने तो कोविड के दरमियान सब लोगों से बहुत नज़दीक से काम करा है, और मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मंत्री रह चुका हूं। मुझे दुनिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता है। मैं मानता हूं कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारा में है। हमें इस स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करें, इस स्ट्रेंथ को कैसे हम अर्थोपार्जन के लिए आगे बढ़ाएं। आज दुनिया में डेवलप्ड कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है? 1%, 2%, 0%। यूरोप की क्या हालत है? दोस्तों, आज आप और मेरे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ 7 to 8% है। वो छोटी बात नहीं है। जहां इकोनॉमी इमर्ज होती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है जब देश में डिमांड बढ़ती है। डिमांड जब बढ़ती है तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ये सब एक साइकिल है। इस साइकिल ये देश में अच्छी तरह से यूटिलाइज होने लगी है। और जहां संपत्ति का सर्जन होता है दोस्तों, वहां परचेज पावर बढ़ता है। जब परचेज पावर बढ़ता है, वहां ऑटोमेटिक देश के लोगों के पास पैसा आता है, तो रोटी कपड़ा और मकान के संघर्ष से निकल के रोड, पानी और लाइट भी हम पूरा कर चुके हैं। ये दो व्यवस्था जब हमारी फुलफिल हो चुकी है, तब हम हमारी लाइफ स्टैंडर्ड पर भार देने लगे हैं। आज हम हमारी लाइफ स्टैंडर्ड पर जब भार देने लगे हैं, तब लोग की सोच बदली है। जो 50 नियरेस्ट एज वाले, जो मेरे एज वाले लोग हैं, वो जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, हमारा मम्मी पापा हमको कहते थे, पढ़ने में ध्यान रखो, खेलो मत। आज समय बदला है। हम अपने बच्चे को कहते हैं, खेलो भी और पढ़ो भी। ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है। समय जब एक बार जब लोगों को खाने की, लोग भूखे लोग को मैं कहूँ कि हमें स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है, आप खेलने निकलो, कहाँ से खेलने निकलेंगे? आज दो जरूरत उसकी पूरी हो चुकी है, तीसरी बेस्ट लाइफस्टाइल की ओर देश आगे बढ़ चुका है। हमें समझना होगा। और आने वाले दिनों में देश में स्पोर्ट्स कल्चर, फिटनेस सेक्टर, आज से जो यहाँ नीति आयोग ने टारगेट रखा है कि 2036 में हमें 0.5% से 15% ले जाना है, वो 25% एबव होगा, और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। समय को हमें समझना होगा, बदलाव को हमें समझना होगा, देश का मॉडल को हमें समझना होगा। दुनिया के मॉडल पर हमने बहुत चल लिया है दोस्तों। ये देश अपना मॉडल बनाता है,
अपने मॉडल पे चलता है। हमारा गोल, हाँ, दुनिया में बेस्ट चीजें हैं उसको देखो समझो, लेकिन मॉडल तो हमारा ही होगा। आज हम हमारा लक्ष्य तय करते हैं, हमारा लक्ष्य को अचीव करने के लिए रोड मैप भी हम तय करते हैं, और वो रोड मैप पर चलते भी हम हैं, और नहीं केवल चलते हैं लेकिन दुनिया को चलाते भी है, क्योंकि दुनिया को सस्टेन होना है। इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। जिस देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हो, जिस देश में परचेज पावर बढ़ रहा हो, दोस्तों दुनिया को मार्केट चाहिए। कहां है इतना बड़ा मार्केट? दोस्तों आपका हिंदुस्तान आज का भी मार्केट है और आने वाले 50 साल का भी बड़ा मार्केट है। दोस्तों कोई ये मार्केट को इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये हमें पहले समझना है। जब हमारे संज्ञान में ये विषय दृढ़ हो जाएगा तो हमारे मन में क्लैरिटी हो जाएगी, और क्लैरिटी हो जाएगी जब कंफ्यूज व्यक्ति कभी किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। किसी को कन्विंस करना है तो कन्विंस कराने वाले व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं भारत का भविष्य को देख रहा हूं, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। हर दिन कैबिनेट में क्या डिस्कस होती है, हमारे लीडर में क्या विजन है। दोस्तों मैं 25 साल से मोदी जी के साथ काम कर रहा हूं, मैं उसका विजन को समझता हूं, और उनके विजन पर देश और राज्य, पहले गुजरात और देश कैसे आगे बढ़ा है उसका हम सब लोग साक्षी है दोस्तों। और इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए। मेरा स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है, स्पीड से आगे बढ़ाना है। और आपका प्रेजेंटेशन में एक बहुत अच्छी बात आई, कोई भी सरकार पॉलिसी फ्रेम करे मिनिस्टर की ऑफिस में और सेक्रेटरी के डिस्कशन से पॉलिसी नहीं बन सकती है। हम ये सरकार है, हम स्टेक होल्डर को समझते हैं। यही हमारा स्पोर्ट्स बिल का पहला पिलर है। हमने देखा है स्पोर्ट्स सेक्टर में, उसमें एथलीट तो कोई था ही नहीं। फेडरेशन की अपनी दुनिया थी, सरकार की अपनी दुनिया थी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की अपनी दुनिया थी। जिसके लिए स्पोर्ट्स सेक्टर को हमें आगे बढ़ाना है, जिसके लिए मिनिस्ट्री है, उसमें एथलीट का तो कोई एथलीट सेंट्रिक कोई प्रावधान ही नहीं थे। कहां गोल? जब गोल ही आपके पास, विजन ही तय नहीं हो तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? दोस्तों पहले विजन तय करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए जब आप रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो होलिस्टिक रिफॉर्म स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। और 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्पोर्ट्स सेक्टर में रिफॉर्म की शुरुआत करते हुए जो सेंटेंस आज आप बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करना, उसके लिए उन्होंने पहले फिट इंडिया की बात कही, खेलो इंडिया की बात कही। ये दोनों मंत्र गूंजने लगे, उसके लिए कई कार्यक्रम बने। तीसरे रिफॉर्म में उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेलने जाना है, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना है, तो हमारे एथलीट उसको बेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बेस्ट कोच मिलना चाहिए। आर्थिक संसाधन का अभाव उसके बीच में नहीं आना चाहिए। टारगेटेड ओलंपिक्स पोडियम स्कीम चलाई, और ऐसे एथलीट को आइडेंटिफाई करके उसके पीछे सारा खर्च सरकार ने करना चालू करा। अच्छा रिजल्ट दिखने लगा। मोदी जी ने 2036 10 साल का गोल तय करा कि हमें देश के 1 से 10 क्रम के स्पोर्ट्स नेशन में आना है। तो 10 साल का, और 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें 1 से 5 क्रम में मेडल टैली में स्पोर्टिंग नेशन के रूप में उभरना है। ये पाथवे तैयार करा, और ये पाथवे के अनुसार चौथा रिफॉर्म करा मोदी जी ने कि भाई पाथवे पर चलना है तो हमारे पास कॉन्क्रीट विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें से स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में
स्पोर्ट्स साइंस कैसे डेवलप हो, देश में ह्यूज डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए सभी को कैसे खेलने का अवसर मिले, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश में कैसा होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, देश में स्पोर्ट्स गवर्नेंस कैसे करना चाहिए, देश में महिला एथलीट को कैसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, देश के ग्रामीण क्षेत्र दूर सुदूर के लोगों को भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए कैसे सपोर्ट करना चाहिए, हमारी एजुकेशन पॉलिसी के साथ, एजुकेशन के साथ हमारा स्पोर्ट्स को कैसे अलाइन करना चाहिए, ऐसा एक विजन के साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। सारा देश में सभी एथलीट ने, सभी फेडरेशन ने और देश के स्पोर्ट्स सेक्टर के साथ जुड़े हुए सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। और पांचवा रिफॉर्म उसके आधार पर ही स्पोर्ट्स गवर्नेंस कैसे लाए, तो स्पोर्ट्स बिल लास्ट सेशन में ही पास हुआ। इस स्पोर्ट्स बिल का पहला पिलर था एथलीट सेंट्रिक गवर्नेंस। जो एथलीट जिसके लिए ये स्पोर्ट्स है, एथलीट को प्रायोरिटी दो। ये देश में 50% दुनिया में महिलाएं हैं। स्पोर्ट्स फेडरेशन में महिला का प्रतिनिधित्व निश्चित करने के लिए 15 लोगों के एग्जीक्यूटिव कमेटी में मिनिमम 4 महिला होनी चाहिए। ये देश में स्पोर्ट्स पीछे रह गया, डिस्प्यूट और फेडरेशन का झगड़ा आगे हो गया। मेरे पास 10 फेडरेशन के लोग मिलने आते थे तो उसमें 8 लोग कोई स्पोर्ट्स की बात नहीं करते थे, वो डिस्प्यूट की ही बात करते थे। और जो लोगों को जो चुनाव नहीं जीता कोर्ट में चला गया। जिसको कुछ बनना है स्पोर्ट्स कोर्ट का सहारा स्पोर्ट्स सेक्टर में लेने लगे। दोस्तों 350 से ज्यादा एक स्पोर्ट्स सेक्टर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन है। हमने बिल में प्रावधान करा, लिटिगेशन रिजोल्यूशन के लिए एक स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की रचना करी और निश्चित टाइम में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की व्यवस्था करी। गुड गवर्नेंस के तौर पर हमारे देश में पैरा एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पैरा एथलीट्स को अच्छी तरह से सुविधा मिले। हमारे दिव्यांगजन ईश्वर को भी प्यारा होता है, मोदी जी को भी प्यारा है। उसके लिए एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में उसका भी एक महत्व बने, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाया गया। छठा रिफॉर्म्स अभी हम आने वाले दिनों में स्पोर्ट मेडल स्ट्रेटेजी हमें नेशनल 2030 के लिए कॉमनवेल्थ में बिड करा है। हमने 2036 के लिए ओलंपिक्स में बिड करा है। ये 5वां रिफॉर्म के तौर पर हमें 10 साल में मेडल टैली में हमें 1 के 10 क्रम में कैसे आना है, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। ये विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर 7th रिफॉर्म होगा, नंबर ऑफ टाइप की पॉलिसी। और 7th रिफॉर्म का पार्ट दोस्तों आज की कॉन्क्लेव बहुत महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव है। केवल आपको डिस्कशन के लिए इसलिए नहीं बुलाया है कि आपका सुझाव मिले। आपका सुझाव के आधार पर हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इंटरवेंशन कर सकती है, ये हमारा 7वां रिफॉर्म का एक पार्ट बनना है। और इसलिए रिफॉर्म में आपका इनपुट्स के आधार पर, जैसा मैंने कहा, एथलीट सेंट्रिक रिफॉर्म, स्टेक होल्डर सेंट्रिक रिफॉर्म, आप लोग जो गाइड करेंगे उसके आधार पर हमारी पॉलिसी बनेगी। हम एक रूम में बैठ के अपना दिमाग में जो आया और 5 लोगों ने जो बोल दिया उसके आधार पर पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं करते हैं। मेरे सामने मैं कई लोगों को पहचानता हूँ, फेडरेशन के लोग भी हैं, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के लोग को भी मैं देख रहा हूँ, इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, नीति आयोग भी है, मेरी मिनिस्ट्री भी है। दोस्तों सभी लोग अपना इनपुट्स के आधार पर, सभी लोगों का इनपुट्स को कंपाइल करके आपने जो कहा है वैसा ही, आपको जो अनुकूल है वैसी हमारा लक्ष्य। दोस्तों आपको कितना लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसका हिसाब किताब करने वाले हम लोग नहीं हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, दोस्तों सब कुछ हम करेंगे। और उसके आधार पर हमें आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के लिए निर्णय करा है। आज की कॉन्क्लेव मेरी दृष्टि से
महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव है। 2 बजे मुझे निकलना है, लेकिन आपको अवश्य आपका इनपुट्स, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे विनीत और हमारे नीति आयोग के ऑफिशियल्स आपके बीच में हैं। एक कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेंगे। एम्पावर्ड ग्रुप यही सितंबर महीने में अपना सुझाव तैयार करके तुरंत ही दे देंगे, और यही एम्पावर्ड ग्रुप के सामने पीएलआई और पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम चालू हो जाएगा। और मुझे नवंबर दिसंबर तक देश में एक अच्छी स्कीम लेके आना है, जो स्कीम स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, कॉम्प्रिहेंसिव हो, कॉम्पिटिटिव हो, और देश में नीति आयोग के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को आसानी से पार करके देश एक बेस्ट स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग नेशन के रूप में दुनिया के सामने उभरे। यही लक्ष्य के साथ हमें आगे काम करना है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।